नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, बैराट सभ्यता। तो सभ्यता के क्रम में आज हमारी अंतिम और चौथी सभ्यता है। इससे पहले हम फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में जो निर्धारित जो 4 सभ्यता हैं उनमें से 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसी क्रम में आज हमारी ये चौथी सभ्यता है, बैराट सभ्यता। और परीक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है। तो देखते हैं इस सभ्यता के बारे में हमें कौन कौन से बिंदु याद रखना है और उसी क्रम में ये जो इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं उनको आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। तो सबसे पहले इसकी स्थिति की बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है। तो जयपुर से लगभग 95 किलोमीटर दूर जयपुर अलवर मार्ग पर या सीमा पर स्थित है। तो वर्तमान में जो बैराट सभ्यता का जो स्थल है वो जयपुर ज़िले में है। और जयपुर से जब अलवर की तरफ हम जाते हैं तो जयपुर अलवर मार्ग पर ये जयपुर से लगभग 95 किलोमीटर और अलवर से लगभग 65 किलोमीटर दूरी पर ये सभ्यता स्थल स्थित है। प्राचीन काल में जैसे वर्तमान में हमारे देश को राज्यों में बांटा गया है, तो उसी तरह से प्राचीन काल में हमारा जो ये देश है, हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो आर्यव्रत है, इसे महाजनपदों में बांटा गया था। तो महाजनपद काल की हम बात करें तो उस समय में जो विराटनगर है वो मत्स्य जनपद की राजधानी था। तो यहाँ से भी प्रमुख प्रश्न बनता है कि महाजनपद काल में बैराट कौन से जनपद की राजधानी रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है महाभारत काल में पांडवों की अज्ञातवास स्थली भी रहा है। और महाभारत काल का उल्लेख यदि हम पढ़ते हैं, महाभारत को यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक वृत्तांत हमें देखने को मिलता है कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दिया गया था और 12 वर्ष के बाद एक 13वें वर्ष में उनको अज्ञातवास बिताने के लिए कहा गया था। तो जो 13वां वर्ष है वो भी पांडवों ने कहाँ बिताया था, तो वो भी बैराट ही बिताया था। यहाँ का जो राजा था उसका नाम था राजा विराट। तो यहीं उसी के दरबार में 5 पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास है वो बिताया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि महाजनपद काल में भी बैराट का उल्लेख मिलता है, महाभारत में भी बैराट का उल्लेख मिलता है। आगे हम इन्हीं नोट्स में पढ़ेंगे कि मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में भी बैराट का उल्लेख मिलता है। पूरा पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो भी हमें यहाँ से साक्ष्य देखने को मिलते हैं। मुग़ल काल की बात करें तो मुग़ल काल के साक्ष्य भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर काल के जो साक्ष्य हैं विराटनगर से वो हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि सर्वप्रथम खोज की हम बात करें तो विराटनगर की जो पुरातात्विक दृष्टि से हम खोज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले विराटनगर का किसी को पता ही नहीं था। तो यहाँ पर हम सभ्यता के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम खोज 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। तो बैराट सभ्यता की खोज के क्रम में सबसे पहला जो प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन बर्ट के द्वारा। और सन की हम बात करें तो कब उन्होंने इस सभ्यता स्थल को खोजा था? 1837 में इस स्थल की खोज की गई थी। और इसी खोज के परिणाम स्वरूप यहाँ से अशोक के काल के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। यानी 1837 की हम बात करें तो 1837 तक हमें याद रखना है। एक शिलालेख इनको प्राप्त हुआ था कैप्टन बर्ट को, दूसरा जो शिलालेख है वो दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हुआ था, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो कैप्टन बर्ट ने 1837 में जब बैराट स्थल की खोज की तो उनके प्रयासों से यहाँ पर उनको एक अशोक शिलालेख की प्राप्ति होती है। और यहाँ से जो प्राप्त शिलालेख है उसको भाब्रू शिलालेख के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे एग्जाम में इस नाम से प्रश्न पूछा गया है कि भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो बैराट से हमें ये भाब्रू शिलालेख प्राप्त होता है जिसकी खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने करी थी। तो भाब्रू शिलालेख के नाम से शिलालेख को जाना जाता है। वर्तमान में ये जो शिलालेख है जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी, जो बैराट की बीजक पहाड़ी से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ भी हैं। तो बीजक पहाड़ी से कैप्टन बर्ट को ये शिलालेख प्राप्त हुआ था। तो वर्तमान में ये जो शिलालेख है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। तो कैप्टन बर्ट ने यहाँ से इस शिलालेख को कटवा करके एक बड़ी पहाड़ी पर ये शिलालेख गुदा हुआ था
जिस पे खुदाई की गई थी उसको उस पहाड़ी से अलग करके और कैप्टन बर्ट ने यहाँ से उसको स्थानांतरित करके और कहाँ रखवा दिया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में। और ये कब की बात है, 1840 में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1837 में इसकी खोज की गई थी और 1840 में इसको कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम खोज कैप्टन बर्ट ने करी थी। इसी क्रम में उनको एक शिलालेख प्राप्त होता है। वो कहाँ से होता है, बीजक की पहाड़ी से प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है, 1837 में होता है। और वर्तमान में उसको कहाँ रखा गया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। और वहाँ पर कब ले जाया गया था, 1840 में। नेक्स्ट हमारा बिंदु है, इस शिलालेख से सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट होती है। तो इस शिलालेख को यदि हम देखते हैं, इस पर लिखे हुए लेख की यदि हम चर्चा करते हैं तो उससे ज्ञात होता है कि जो सम्राट अशोक हैं वो बौद्ध धर्म में उनकी आस्था थी। और इस शिलालेख के नीचे हमें 3 शब्दों की प्राप्ति होती है, बुद्ध, धम्म और संघ। ये भी एक इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है कि कौन से शिलालेख से अशोक के बुद्ध, धम्म और संघ आदि शब्दों की हमें प्राप्ति हुई है। तो इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा भाब्रू शिलालेख, बैराट। तो इस तरह से हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना है परीक्षा की दृष्टि से, ताकि सारे प्रश्न हमारे सही हों। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1871-72 की। तो 1837 की हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो हर टॉपिक में हमने क्रम से यहाँ पर सनों को लिया है, तारीखों को लिया है। तो 1837 के बाद में 1871-72 में डॉक्टर कनिंघम के सहायक डॉक्टर कार्लाइन ने पुनः बैराट का गहन निरीक्षण किया था। तो यहाँ पर यही प्रश्न बनता है कि 1871-72 में बैराट सभ्यता का जो गहन निरीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर कार्लाइल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा बिंदु है, कनिंघम ने भीमसेन की पहाड़ी से अशोक के दूसरे शिलालेख की खोज करी थी। तो ऊपर हमने वहाँ पर 2 लिखा हुआ था। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाए कि विराटनगर से अशोक के कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो वहाँ पर हमें आंसर देना होगा 2 शिलालेखों की प्राप्ति हुई है। लेकिन यदि व्यक्ति के नाम से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो कैप्टन बर्ट ने 1 शिलालेख की खोज करी थी। और दूसरे शिलालेख की हम बात करें तो दूसरे शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर कनिंघम के द्वारा की गई थी। और दूसरा शिलालेख हमें कौन से पहाड़ी से मिलता है, भीमसेन की पहाड़ी से हमें ये प्राप्त होता है। तो पहला जो शिलालेख है वो बीजक की पहाड़ी से हमें प्राप्त हुआ था और दूसरा शिलालेख हमें भीमसेन की पहाड़ी से डॉक्टर कनिंघम के प्रयास से हमें प्राप्त हुआ था। और वर्तमान में ये जो शिलालेख है वो विराटनगर में ही स्थित है। बैराट को ही वर्तमान में विराटनगर कहते हैं। तो दूसरा शिलालेख वर्तमान में यही है। पहला जो था उसको कलकत्ता संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1910 की हम बात करें क्रम से ही, तो 1910 में डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इस क्षेत्र का सूक्ष्म अध्ययन किया था। तो 71-72 में कनिंघम ने किया। उसके बाद में बहुत लंबे अंतराल के बाद में 1910 में डॉक्टर भंडारकर ने भी इस क्षेत्र का सूक्ष्म अध्ययन किया था। यहाँ पर स्थित पहाड़ियों की हम बात करें, ऊपर मैंने कहा था कि यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो पहाड़ियों के नाम से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है या फिर कौन से सभ्यता स्थल पर स्थित है। तो यहाँ पर स्थित पहाड़ियों के नाम हैं, बीजक की पहाड़ी है, भीम जी की डूंगरी है, गणेश डूंगरी है और महादेवा की डूंगरी प्रमुख पहाड़ियों में आती हैं। पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में यहाँ पर डूंगरी कहा जाता है। जो छोटी पहाड़ियाँ होती हैं जिनकी ऊंचाई भी लगभग कम होती है औसत अरावली की पहाड़ियों से। तो यहाँ पर 4 प्रमुख पहाड़ियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। बीजक की पहाड़ी, जहाँ से हमें पहला जो शिलालेख है वो मिला था। भीमसेन की पहाड़ी, जहाँ से हमें दूसरा शिलालेख प्राप्त हुआ था। इसको भीमजी या भीमसेन की पहाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी ऊपर हमने चर्चा करी थी कि महाभारत कालीन के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो पांडव हैं उन्होंने अज्ञातवास बिताया था, उसके अवशेष हमें यहाँ इस पहाड़ी से प्राप्त होते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम भीम जी की डूंगरी रखा गया है। एक पहाड़ी पर गणेश जी का यहाँ पर बहुत आलीशान भव्य मंदिर है, जहाँ पर गणेश चतुर्थी को बहुत बड़ा मेला लगता है, इसलिए इस डूंगरी का नाम, इस पहाड़ी का नाम गणेश डूंगरी है। और एक डूंगरी है महादेवा की डूंगरी,
तो भगवान शंकर का एक नाम महादेव है, तो एक पहाड़ी में भगवान शिव का मंदिर होने की वजह से इस पहाड़ी का नाम है महादेवा की डूंगरी। तो ये 4 प्रमुख पहाड़ियाँ भी हमें बैराट से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1936-37 की। तो 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा बीजक की पहाड़ी का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किया गया था। तो अभी तक 3 व्यक्ति हमने पढ़े हैं, भंडारकर हमने पढ़ा है, कनिंघम हमने पढ़ा है, बर्ट हमने पढ़ा है। इन्होंने केवल इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था, खुदाई का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ था। तो प्रथम बार पुरातात्विक खुदाई की बात करें, उत्खनन की बात करें, तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि बैराट सभ्यता का सर्वप्रथम पुरातात्विक उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया, किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, तो इसको हमें याद रखना है कि प्रथम बार बैराट सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1936-37 में ये कार्य किया गया था। इसी क्रम में 1962-63 में तो सबसे ज़्यादा जो सन है, सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति हैं वो इसी सभ्यता से आपको देखने को मिले हैं क्रम से। तो सभी को आप या तो अलग से लिख के या फिर जिस क्रम से मैंने लिख रखा है उसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पे जैसे रोज़ सेंड कर देता हूँ, इसी तरह से आपको मिल जाएगी। तो कैसे भी आपको याद रखना है कि कौन से सन में कौन से व्यक्ति ने निरीक्षण किया और कौन से व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया था। तो 1962-63 की हम बात करें तो पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया था। तो 1962-63 में व्यक्तियों के नाम पूछा जाए तो 2 व्यक्तियों ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया, नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विराटनगर से प्राग ऐतिहासिक कालीन अवशेष, पौराणिक काल के अवशेष, महाभारत कालीन अवशेष, बौद्ध विहार के अवशेष, मौर्य कालीन अवशेष, मुगल कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऊपर मैंने चर्चा भी करी थी, तो इतिहास के कोई से भी युग की हम बात करें तो सारे युगों के अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। और मैं भी विराटनगर से ही संबंध रखता हूँ, इसलिए इस सभ्यता को पढ़ाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट भी है और हर चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ का मुझे पता भी है, इसीलिए मैं अच्छी तरह से इनकी व्याख्या भी कर पा रहा हूँ। तो मैं विराटनगर से ही संबंध रखता हूँ। तो यहाँ से हमें प्राग ऐतिहासिक कालीन अवशेषों की हम बात करें तो यहाँ से बहुतायत में जितनी भी जो पहाड़ियाँ हैं उसमें शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। शैल चित्रों में हम बात करें तो हाथी के, हिरण के, खरगोश के आदि के चित्र यहाँ की पहाड़ियों के जो पहाड़ हैं छोटे छोटे, उन पर इन चित्रों को उकेरा गया है। तो उनके काल की हम बात करें तो पुरातत्वविदों के द्वारा ये माना जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल के ये अवशेष मिले हैं। एक पहाड़ी से हमने नोट्स भी मैंने लिखा है, एक पहाड़ी से हमें यहाँ पर पत्थर से जो औजार बनाने के, हथियार बनाने का कारखाना भी हमें प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य हमें प्रदान करते हैं। दूसरा है पौराणिक काल के अवशेष, यानी पुराणों में भी विराटनगर बैराट का उल्लेख मिलता है। पुराणों में आपने देखा होगा कि भगवान शिव के द्वारा सती को अपने सर पर रख करके जब तांडव नृत्य किया गया था विष्णु के द्वारा चक्र चला करके, और माँ शक्ति के यहाँ पर 52 टुकड़े कर दिए गए थे। तो जो 52वां शक्तिपीठ है वो विराटनगर में स्थित है। तो जो 52 शक्तिपीठ है पूरे संसार में, उनमें 52वां शक्तिपीठ भी विराटनगर में ही है। तो पौराणिक कालिक जो अवशेष हैं वो भी हमें मिलते हैं उल्लेख को देखते हुए, और उस मंदिर को माँ मनसा का मंदिर कहा जाता है और बहुत सारे दर्शनार्थी भी दूर दूर से इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। महाभारत कालीन अवशेषों की मैं बात कर ही चुका हूँ। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास भी बिताया था। बौद्ध विहार के अवशेष जो वर्तमान में बीजक पहाड़ी पर स्थित है, यहाँ पर जो बौद्ध विहार हैं जहाँ पर बौद्ध शिक्षा ग्रहण की जाती थी वो भी अवशेष हमें मिलते हैं। मौर्य कालीन अवशेष हम देख ही चुके हैं कि अशोक काल के यहाँ पर 2 शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं, और मुगल काल के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। सभी के मैंने अलग अलग नोट्स भी यहाँ पर बनाए हैं कि कौन से काल की हमें कौन सी चीज़ यहाँ से प्राप्त हुई है। अत्यधिक शैल चित्रों की प्राप्ति स्थल होने के कारण इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा है। तो ऊपर मैंने कहा था कि प्रस्तरकालीन युग की हम बात करें तो प्राचीन युग की से चित्रशाला भी कहा जाता है। तो यहीं से यही प्रश्न बनता है कि प्राचीन युग की चित्रशाला कौन सी सभ्यता को कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता को, क्योंकि यहाँ से अत्यधिक शैल चित्रों की हमें प्राप्ति हुई है।
यहाँ से प्राप्त शिलालेखों में शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। लिपि की हम बात करें तो शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि बैराड सभ्यता से प्राप्त अशोक के शिलालेखों से हमें कौन सी लिपि प्राप्त होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शंख लिपि। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भीमसेन की पहाड़ी से पाषाण से औजार बनाने के कारखाने भी मिले हैं, यानी पत्थर से औजार बनाने के कारखाने हमें कौन सी पहाड़ी से मिले हैं, तो हमें भीमसेन की पहाड़ी से ये कारखाना मिला है। और न केवल अभी तक, आगे भी यदि कोई खोज करता है, यदि खोज करना चाहे तो बहुत सारी संभावनाएं विराटनगर में हैं। अभी एक डूंगरी और है जहाँ से हमें जो महाभारत काल के अवशेष भी हमें प्राप्त हो सकते हैं, उसकी भी बहुत लोगों ने प्रयास किया खोज करने का। तो उत्तरोत्तर अभी इस स्थल का उत्खनन कार्य भी किया जा सकता है और यहाँ पर आगे भी इसकी खोज जारी रखी जा सकती है। नेक्स्ट बिंदु की हम बात करें तो महाभारत कालीन अवशेषों में यहाँ से भीम गुफा, भीमलत जिसका दूसरा नाम भीमताल आदि की प्राप्ति भी हुई है। तो ऊपर हमने देखा था कि विराटनगर से महाभारत कालीन अवशेष भी हमें मिलते हैं। तो इन अवशेषों में प्रमुख दो चीज़ें, एक तो भीम गुफा जहाँ पर जो भीम है, पांडवों के जो बलशाली भाई जिनको माना जाता है, उनकी एक गुफा है, उसमें इनकी मूर्ति रखी गई है, जिसमें इनके एक हाथ में गदा है और एक हाथ में ये आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में ये मूर्ति रखी हुई है। दूसरे यहाँ से जो प्रमुख जो चीज़ है, जो प्राकृतिक भी है, उसको हम कहते हैं भीमलत। लत का मतलब होता है पैर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जब वो आए थे तो यहाँ पर द्रौपदी को जब प्यास लगी तो भीम ने पत्थर में लात मार करके और पानी निकाल करके उनकी प्यास को बुझाया था। और आप भी यहाँ पर आकर इस चीज़ को देखेंगे तो बिल्कुल पैर की आकृति में ये आकार एक पहाड़ में बना हुआ है और इसमें कभी भी पानी सूखता नहीं है। अभी तक इसमें पानी भरा हुआ है, हमेशा इसमें पानी भरा रहता है, इसलिए इसका अलग ही महत्व है भीमलत। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि बैराड से अशोक के आहत सिक्के हमें मिले हैं, पंचमार्क सिक्के भी हमें मिले हैं, हूण, मिहिरकुल, यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राएं भी हमें मिली हैं। तो यहाँ से बहुत सारे शासकों के सिक्के भी मिले हैं। तो ये भी हमें ये बताते हैं कि यहाँ पर न केवल एक शासक का बल्कि अनेक शासकों का इस स्थल से संबंध रहा है, क्योंकि हर काल के और अनेक प्रकार के सिक्कों की प्राप्ति यहाँ से हमें हुई है। अब हम बात करते हैं 1919 के यानी 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन चैत्य, गोल बौद्ध मंदिर एवं बौद्ध मठों के अवशेष भी हमें मिले हैं। तो ऊपर हम बात कर रहे थे कि बौद्धकालीन अवशेषों में जो सबसे प्रमुख है वो है यहाँ से प्राप्त अशोककालीन चैत्य, गोल बौद्ध मंदिर। तो इस तरह से बिल्कुल गोलाकार आकृति में एक बौद्ध मंदिर यहाँ में मिला है और इसके चारों ओर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए कमरों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बौद्धकालीन अवशेष भी यहाँ से प्रमुखता से हम विराटनगर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु यहाँ से प्राप्त बौद्ध धर्म के अवशेष हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। तो जैसे बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं महायान और हीनयान, तो यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि हीनयान संप्रदाय से संबंधित स्थल रहा है। बैराठ राजस्थान का एकमात्र स्थल है जहाँ से बौद्ध विहारों की प्राप्ति हुई है। और ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि राजस्थान की किसी परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में एकमात्र स्थल या एकमात्र स्थान कौन सा है जहाँ से हमें बौद्धकालीन अवशेष या बौद्ध विहारों की प्राप्ति हुई है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा बैराठ। ध्यान लगाए बुद्ध की अधूरी प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त हुई है, जो विराटनगर के संग्रहालय में अब भी रखी हुई है। तो यहाँ से प्राप्त जितने भी अवशेष हैं, मिट्टी के पात्र हैं, प्राचीन कुल्हाड़ियाँ, तलवार, सिक्के और एक बड़ी सारी बुद्ध की मूर्ति, वो सारे के सारे विराटनगर में जो गणेश मंदिर है उसके पास में एक संग्रहालय बनाया गया है, म्यूजियम बनाया गया है, वहीं पर ये रखी हुई है। यहाँ पर मैंने इस अधूरी इसलिए लिखा है क्योंकि इस मूर्ति में ध्यान लगाए हुए महात्मा बुद्ध बैठे हैं, लेकिन इन पर जो इस मूर्ति का जो उत्कीर्ण है वो अधूरा है। इन पर जो चेहरा है वो बिल्कुल भी उत्कीर्ण नहीं किया गया है। आँखें, नाक, मुँह आदि जो है वो अभी बिल्कुल इस पर उकेरे नहीं गए हैं। बाकी जो हाथ, पैर और ध्यान की जो मुद्रा वो हमें स्पष्ट इस मूर्ति से देखने को मिलती है। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ जो हमें प्राप्त हुई है। बीजक पहाड़ी की हम चर्चा कर चुके हैं। तो बीजक पहाड़ी से प्राप्त जो चैत्य है, मठों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और बहुत सारे यहाँ पर पर्वत हैं, लेकिन
पत्थरों की बहुतायत होने के बावजूद भी यहाँ पर जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं उनमें ईंटों का प्रयोग किया गया है। और जैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता में चौड़ी चौड़ी ईंटें हमें देखने को मिलती हैं, तो बैराड सभ्यता में भी वो जो ईंटों का आकार है वो बिल्कुल चौकोर और बड़ी ईंटें यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि यहाँ से उत्खनन में एक स्वर्ण मंजूष यानी सोने की पेटी हमें प्राप्त हुई है, जिसमें बुद्ध की अस्थियों के अवशेष भी हमें यहाँ से मिले हैं। बैराड से कुल 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। संख्या की हम बात करें तो ऊपर हम देख ही चुके हैं, मेनांडर, मिहिरकुल, पंचमार्क सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो संख्या की हम बात करें तो यहाँ से कुल 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 8 पंचमार्क चांदी की मुद्राएं हैं जो एक सूती कपड़े में बंधी हुई हमें यहाँ से मिली है, और बाकी जो 28 हैं वो इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं। और इन 28 की भी हम बात करें तो इन 28 में से 16 जो मुद्राएं हैं वो यूनानी शासक मिनांडर की हैं। तो यहाँ से मिनांडर की सबसे ज़्यादा मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं, 16 मुद्राएं। यहाँ से हमें स्वास्तिक युक्त अलंकृत मृद भांड भी मिले हैं, और यहाँ से काले व चमकीले मृद भांड भी बहुतायत से मिले हैं। तो पूरे भारत की हम बात करें तो पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा जो चमकीले मृद भांड है वो भी विराटनगर से ही हमें प्राप्त होते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये विराटनगर के म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु है मुगल कालीन अवशेषों में, क्योंकि हर काल के अवशेष भी मैंने यहाँ पर नोट्स में शामिल किए हैं ताकि आपको ये पता चले कि वास्तव में वहाँ पर अवशेष है भी या फिर ऐसे ही लिखा हुआ है। तो मुगल कालीन अवशेषों की हम बात कर रहे थे। मुगल कालीन अवशेषों में यहाँ से एक सिक्के ढालने की टकसाल हमें मिली है, जिसका पुनरुद्धार किया जा चुका है और उसकी मरम्मत करके आज भी उसको यथावत बनाए रखे हुए हैं। और यहाँ से सबसे प्रमुख जो चीज़ है वो है मुगल गेट, और यहाँ वो आज भी स्थित है। और इसी के साथ एक मुगल गार्डन भी है जिसमें बहुत सारी छतरियाँ बनी हुई है। बहुत ही भव्य बगीचा है, विराटनगर के लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। तो एक बड़ा सारा यहाँ पर मुगल गेट भी बना हुआ है, और उसी के पास में अकबर काल का एक भवन भी बना हुआ है, जहाँ पर ये माना जाता है कि जब दिल्ली और जयपुर मार्ग में बैराठ पहले प्रमुख स्थल पड़ता था, क्योंकि प्राचीन जो दिल्ली जयपुर का जो मार्ग था वो विराटनगर होते हुए जाता था। तो बीच रास्ते में होने के कारण मुग़ल सम्राटों की विश्राम व्यवस्था के लिए यहाँ पर मुग़ल गेट और उस भवन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट हमारा बिंदु है चीनी यात्री वेनसांग जो 634 में भारत आया था, और दयाराम साहनी जो 1931 में यहाँ का उत्खनन कार्य किया था। इन दोनों के अनुसार ही हूण शासक मिहिरकुल ने बैराठ का विध्वंस किया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बैराठ का जो विध्वंस है, बैराठ सभ्यता का जो विनाश है वो किसने किया था? तो हूण शासक मिहिरकुल ने किया था। इसके साक्ष्य हमें 2 व्यक्तियों के द्वारा मिलते हैं। एक तो चीनी यात्री वेनसांग जो 634 में भारत आया था उसके द्वारा, और दूसरे दयाराम साहनी जो वर्तमान में ही 1931 में जिन्होंने यहाँ पर पुरातत्व के रूप में यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया था। आज के इस वीडियो का और हमारी सभ्यता का लास्ट पॉइंट है, वेनसांग ने अपने विवरण में 8 बौद्ध मठों की चर्चा की है। तो वेनसांग ने लिखा है अपने यात्रा वृत्तांत में कि बैराठ से 8 बौद्ध मठों की प्राप्ति होती है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि चीनी यात्री वेनसांग ने यहाँ पर जो बौद्ध विहार हैं उनका विध्वंस किया था, और यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे उनका भी बहुत सायत में उन्होंने नरसंहार किया था, कत्लेआम किया था। तो इसी के साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है बैराठ सभ्यता, इम्पोर्टेंट नोट्स और बिंदुओं के साथ समाप्त होती है, और इसी के साथ हमारी सभ्यता का जो टॉपिक है वो भी आज पूरा होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इन्हीं नोट्स में बैराठ सभ्यता में एक पॉइंट छूट गया है जिसको आप अपने नोट्स में आपको शामिल करना है, कि एक बिंदु है कि ये जो बैराठ सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे हमें प्राप्त होती है। तो ये राजस्थान की एक प्रमुख नदी भी है। तो यहाँ पर आपको एक लास्ट बिंदु और जोड़ना है कि बैराठ जो सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के किनारे मिलती है। बाणगंगा, ये भी कहा जाता है कि इस गंगा का जो उद्गम है वो अर्जुन के बाण के द्वारा किया गया था, इसी वजह से इस नदी का नाम है बाणगंगा। तो ये प्रमुख पॉइंट है इस सभ्यता का, बाणगंगा। दूसरा ये भी है कि बाणगंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो विराटनगर की जो गणेश जी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इस बाणगंगा का उद्गम स्थल इसको माना जाता है। तो ये पॉइंट हमने इन सभ्यता में जॉइंट नहीं किया था, तो आपको लास्ट में
ये पॉइंट भी जोड़ना है कि बैराड सभ्यता कौन से नदी के किनारे प्राप्त होती है, बाणगंगा, या फिर दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि बैराड सभ्यता से कौन सी नदी निकलती है, तो भी हमें लिखना है बाणगंगा। धन्यवाद।